शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। तेज कदम बढ़ाते हुए मारुति राव पोस्टमार्टम रूम की ओर चल पड़े। मारुति राव पोस्टमार्टम के माहिर खिलाड़ी थे। सालों का तजुर्बा उनके नाम था। सांवले रंग और हट्टे कट्टे शरीर के साथ उनकी काली दाढ़ी और गुस्सैल चेहरा मानो उनके काम के लिए ही बना था। पुलिस वाले भी जिस लाश को देखकर सिहर जाते, मारुति राव ऐसे शवों को भी बड़ी आसानी से संभाल लेते। बारिश के पानी में गल चुके या फिर हजारों कीड़े से भरे बदबूदार शवों को भी वो बड़ी ही सहजता से पोस्टमार्टम कर देते। उनकी इसी हिम्मत की वजह से सरकारी अस्पताल के उनके साथी उनकी खूब तारीफ किया करते थे और इसी हिम्मत की वजह से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सावंत साहब मारुति राव पर खास मेहरबान थे। चलते चलते मारुति राव के दिमाग में कल रात डॉक्टर सावंत से हुई बातें घूम रही थी। कल रात के 11:30 बज चुके थे। अपने छोटे से घर के बाहर हॉल में मारुति राव सोफे पर आंखें बंद करके आराम से लेटे थे। तभी सामने कांच की मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखते हुए उन्होंने फोन उठाया। हाँ बोलिए सावंत साहब। दूसरी तरफ से सावंत की आवाज आई। मारुति, एक लड़का है, उसे काम से निकालना है। मतलब मुझे उल्टा सीधा जवाब देता है, इसलिए तुम्हारे पास ड्यूटी लगा दी है। साहब नाम क्या है उसका? दीपक नाम है उसका। गोरा हट्टा कट्टा लड़का है। साहब वो दीपक बुझा ही समझो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में काम करना बच्चों का खेल नहीं। मारुति, तुमसे एक बात पूछूं? मारुति राव ने सावंत साहब की हिचकिचाती आवाज बिल्कुल सही ढंग से समझ ली थी। मारुति राव बड़ी ही सहजता से बोलते हुए बोले, अरे साहब संकोच कसला करते हो, पूछो ना। मारुति, इतने सालों से तू पोस्टमार्टम का काम ही कर रहा है, लेकिन तेरी भूत पिशाच जैसी चीजों पर विश्वास है क्या रे? भूत? साहब यह सब बकवास है और इन सब बकवास में मैं विश्वास नहीं रखता। आत्मविश्वास से उत्तर देते हुए मारुति राव ने फिर कहा, ठीक है वो छोड़ो। साहब अब कब आ रहे हैं? अरे मैं अभी भी मुंबई में ही हूँ, कल शाम तक वहाँ पहुँच जाऊंगा। 8 घंटे का सफर है, इसलिए देर हो ही जाएगी। और हाँ मारुति, उस लड़के की मतलब दीपक की एक खासियत है। खासियत? वो कैसी? अभी थोड़ा काम है, कल वहाँ आता हूँ, तब मिलकर बात करेंगे। इतना बोलकर डॉक्टर सावंत ने फोन काट दिया। कल रात की बात याद आते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। आज सावंत साहब ने एक और कामयाबी उन पर थोप दी थी। उन कर्मचारियों की ड्यूटी जो उन्हें पसंद नहीं थे, मारुति के पोस्टमार्टम विभाग में लगा दी जाती थी, जिससे वो खुद ही नौकरी छोड़ देते थे। चलते चलते मारुति सरकारी अस्पताल के पीछे स्थित पोस्टमार्टम रूम के पास पहुंच गया। वो इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी। अंदर से इमारत की थोड़ी बहुत मरम्मत की गई थी, लेकिन बाहर से रंग उड़ जाने के कारण वो जीर्ण और फीकी लग रही थी, जैसे किसी निराशा में डूबे बूढ़े व्यक्ति की तरह। इमारत के बगल में एक लंबा और कई सालों से खड़ा एक बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे हल्के गुलाबी रंग के बरगद के फूल बिखरे पड़े थे। उस पेड़ के नीचे हमेशा मृतकों के रिश्तेदारों की भीड़ होती थी, आज भी थी। पोस्टमार्टम रूम के खुले दरवाजे से अंदर आते ही हमेशा की तरह फिनाइल की तेज गंध उनकी नाक में समा गई। पोस्टमार्टम रूम के होने के बावजूद वहां बहुत साफ सफाई थी। जमीन और दीवार पर लगभग 5 फीट की ऊंचाई तक सफेद टाइलें लगी हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए तैयार की गई मेज भी इसी तरह सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। मेज के ठीक ऊपर छत से लटके सफेद बल्ब का प्रकाश एक शव पर पड़ रहा था, जो सफेद कपड़े से ढका हुआ था। वहीं दाहिनी और 25 साल का एक युवक खड़ा दिखाई दिया। उसने गहरे नीले रंग की शर्ट और काली जींस पहनी हुई थी। गोरे चेहरे पर अद्भुत चमक थी। एक तरफ बैठे काले घने बालों को दाहिने हाथ से ठीक करते हुए वो पोस्टमार्टम रूम देख रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? मारुति राव की कर्कश आवाज से वो अचानक होश में आ गया। सर दीपक। मारुति राव ने उसे पहचान लिया। ये वही पागल आदमी था जिसे सावंत साहब ने भेजा था। उसकी तरफ तिरछी नजर डालते हुए मारुति राव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, दीपक पोस्टमार्टम देखते वक्त बुझ मत जाना दीपक। मारुति राव ने पोस्टमार्टम का पोशाक पहना और सामने काले रंग का प्लास्टिक कागज बड़े करीने से बांधा। पोस्टमार्टम टेबल पर रखे शव की तरफ देखते हुए उन्होंने दीपक से कहा, अगर डर लग रहा है तो अभी बता दो। क्या है कि
बहुत सारे लोग यहाँ चक्कर आके बेहोश हो जाते हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए उन्होंने शव से सफेद कपड़ा हटा दिया। शव की हालत देखकर मारुति राव बोले, लगता है कोई 25 साल का नौजवान है। सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है, मतलब किसी ने इसके सिर पर कोई बड़ा पत्थर मारकर इसकी हत्या की होगी। शव की हालत देखकर दीपक ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। इतनी जल्दी डर गए? अभी तो सिर्फ सिर फूटा है। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर के अलग अलग अंग बाहर निकालने होंगे, तब क्या करोगे? मारुति राव की बात दीपक को थोड़ी चुभी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर दीपक ने शव की तरफ देखा और शांति से कहा, इसकी हत्या नहीं हुई है। ड्यूटी पर जाते समय इसकी गाड़ी स्लिप हुई होगी और किसी भारी वाहन का पहिया इसके सिर के ऊपर से गुजर गया होगा, इसीलिए इसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। अरे वाह, बड़ा हिम्मत वाला है तुम। लाश देखते ही निष्कर्ष निकालने लगा। दीपक बिना कुछ बोले चुपचाप सब देख रहा था। मारुति राव ने पोस्टमार्टम टेबल के पास रखी स्टेनलेस स्टील की ट्रे से सर्जिकल ब्लेड उठाया और दीपक की तरफ देखते हुए फिर बोला, इतना क्यों डरा हुआ है? पोस्टमार्टम तो मैं कर रहा हूँ, पर लगता है तुझे कुछ पता है। इस पर दीपक ने लाश की तरफ घूरती हुई आंखों से देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, इसके शरीर से बाहर निकली इसकी आत्मा को अपने शरीर का ऐसे पोस्टमार्टम होते देख कैसा लग रहा होगा? इसकी आत्मा कहाँ है? मुझे भी दिखा जरा। मारुति राव के इस मजाकिया लहजे पर दीपक बोला, देखना है, और अगर मैं इसकी आत्मा दिखा भी दूं तो क्या तुम यकीन करोगे? क्योंकि इस लाश का तो चेहरा भी नहीं पहचाना जा सकता, तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये इसकी आत्मा है? दीपक की बात सुनकर मारुति राव ने अपनी भौहें ऊंची कर ली, फिर मजाकिया लहजे में बोले, आत्मा? अरे ये सब बकवास है, कोरी कहानियां है, और ऐसी कहानियों पर हमारा कोई विश्वास नहीं है। दीपक ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, बकवास? माफ कीजिएगा सर, लेकिन जब तक हम किसी चीज को देख नहीं लेते तब तक उस पर यकीन नहीं करते। और हाँ, आपका यकीन हो या ना हो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इस पोस्टमार्टम के काम को देखकर ही ये भूत प्रेत हमसे डरते हैं। दीपक के असहज चेहरे की तरफ देखते हुए मारुति राव बड़े आत्मविश्वास से बोल रहे थे, उन्हें डरने की क्या जरूरत है? जख्म दर्द होने के लिए उनके पास शरीर होता ही कहाँ है? वे बेधड़क कहीं भी घूम सकते हैं, आपके सामने भी। दीपक की इस चुनौती भरी बात से मारुति राव को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने झट से अपने हाथ में पकड़ा सर्जिकल ब्लेड टेबल पर रखे शव के गले पर रखा और जोर से नीचे पेट तक चीर दिया। ये देखकर दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो सामने हो रहे इस भयानक दृश्य को अपनी खुली आंखों से देख रहा था। दीपक के डरे हुए चेहरे को देखते हुए मारुति राव ने अपने हाथों में सफेद दस्ताने चढ़ाए और शव की फटी हुई त्वचा के अंदर हाथ डालकर लाल लाल अंगों का मांस बाहर निकाला। इसके फेफड़ों की हालत देखोगे? शराब, सिगरेट का नतीजा है ये सब। तिरछी नजरों से दीपक की ऊपरी जेब से झांकते सिगरेट के पैकेट को देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, तेरे फेफड़ों की भी ऐसी ही हालत हो गई होगी, अभी चेक करूं क्या? वे कुछ मजाकिया लहजे में बोले। दीपक कुछ भी नहीं बोला, बस चुपचाप सब कुछ देखता रहा। शव के शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हुए मारुति राव एक एक करके सभी जरूरी अंगों के सैंपल ले रहे थे। उन्होंने हथौड़े से खोपड़ी को ढक्कन की तरह खोला और दीपक की तरफ देखा, लेकिन वो वैसे ही भाव शून्य चेहरे के साथ शव को देख रहा था। उसके ऐसे चेहरे को देखते हुए मारुति राव मन ही मन बोले, लड़का थोड़ा हिम्मत वाला तो लगता है। और कटे फटे शरीर को ठीक करके फिर से टाके लगा दिए। अगली डेड बॉडी का पोस्टमार्टम मैं खुद करूंगा, आज तो सिर्फ देखने का काम कर। दीपक की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा और पोस्टमार्टम किए हुए शव को कवर करके जमीन पर रख दिया। तभी उनकी नजर बगल में रखी दूसरी डेड बॉडी पर गई। सफेद कपड़े से ढका हुआ वो शव कुछ देर पहले ही आया था। लाश के पास रखे पैड पर मृतक का नाम लिखा था। उसे देखकर मारुति राव ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली और दीपक की तरफ देखा, लेकिन वह वैसे ही थोड़ा निडर होकर खड़ा था। अब वो सच में निडर था या निडरता का दिखावा कर रहा था, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मतलब कुछ लोगों का ऐसा ही होता है, अंदर से चाहे कितना भी डर जाए पर उस डर को चेहरे पर नहीं आने देते। मारुति राव ने पैड पर लिखी जानकारी पढ़ी और शव के चेहरे से धीरे से सफेद कपड़ा हटाया
ऐसा करते ही उनके हाथ से वो पैड छूटकर टेबल पर गिर गया। अभी तक एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ घूम रहे मारुति राव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह झट से टेबल से दूर हट गए। एक अजीब सी दहशत मानो उनके दिमाग में घर कर गई थी। उनकी यह हालत देखकर दीपक धीरे धीरे चलकर उनके पास आया। पोस्टमार्टम टेबल पर रखे उस शव पर नजर डालते हुए बोला, डर गए? मारुति राव को अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। डरी हुई नजरों से वो सामने उस शव को देख रहे थे। उनके कंधे पर हाथ रखते हुए दीपक शांत स्वर में बोला, भूत आत्माओं का एक अलग ही संसार है। अब आप जैसे लोग इसे बकवास समझकर ऐसी अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व को ही नकार देते हैं, लेकिन किसी के नकार देने से उनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। मारुति राव एक भयंकर मानसिक झटके से बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे। मतलब मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, ये तो सच है। उनका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उन्होंने झट से अपना सिर पीछे घुमाकर उस शव की तरफ देखा, जिसका कुछ देर पहले ही उन्होंने पोस्टमार्टम किया था, और देखते ही रह गए। सब कुछ उनकी कल्पना से परे था। मारुति राव की यह हालत देखकर दीपक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उनके डरे हुए चेहरे को देखते हुए दीपक बोला, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसी किसी चीज का सामना किया है। तभी दरवाजा खुल गया और सीनियर डॉक्टर सावंत और उनके सहयोगी शिंदे तेज कदमों से अंदर आए। टेबल पर पड़े शव को देखते हुए बोले, यह अचानक कैसे हो गया? तभी शिंदे बोले, रात में सोते हुए ही हार्ट अटैक आ गया होगा। रात में सोए थे, सुबह उठे ही नहीं। और ऐसे अचानक मरने वाले इंसान की आत्मा ये मानने को तैयार नहीं होती कि उनका शरीर अब खत्म हो चुका है। वो आत्मा अपना रोजमर्रा का काम करती रहती है। दीपक की आवाज ने दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अरे हाँ शिंदे, ये दीपक है, आज से ही काम पर आया है। और इस लड़के में एक खासियत है, यानी ये मृत आत्माओं से बात कर सकता है। डॉक्टर सावंत के मुंह से निकले इस वाक्य को सुनकर शिंदे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मतलब हमारे मारुति की डेड बॉडी के साथ उसकी आत्मा भी यहाँ काम करने आई होगी? मजाकिया लहजे में डॉक्टर सावंत बोले, इससे ही पूछो, मुझे तो भूत प्रेत जैसी बकवास बातों पर यकीन नहीं है। और शिंदे, टेबल पर रखे दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवा दो। दीपक इधर उधर देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मारुति राव को तो ऐसी बकवास बातों पर यकीन था ही नहीं। उसके मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर डॉक्टर सावंत सन्न रह गए। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी एक लाश का पोस्टमार्टम करते करते दीपक ने कहा, सच हमेशा ही हमारी कल्पना से परे होता है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वह सच होता है, और जो सच होता है जरूरी नहीं है कि वह दिखाई दे। पर ये बातें तब समझ में आती हैं जब मौत हमारा घमंड तोड़ देती है। उसी पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी तरफ खड़े आदमी ने कहा, जैसे कि हवा। टेबल पर रखी लाश के सर पर हथौड़े से मारते हुए दीपक ने लाश की खोपड़ी खोल दी। बिल्कुल सही, हवा हमें दिखाई नहीं देती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मौजूदगी नहीं है। और दूसरा है इंद्रधनुष, जिसे हम देख तो सकते हैं मगर ना कभी छू सकते हैं ना पा सकते हैं। कहते हुए दीपक ने टेबल पर रखी लाश का पूरा शरीर सर्जिकल ब्लेड से खोल दिया। तभी पीछे खड़े डॉक्टर शिंदे ने उनसे कहा, अपनी अपनी राय होती है, क्योंकि मैं उसी चीज पर यकीन रखता हूं जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं या अपने कानों से सुन सकता हूं। डॉक्टर शिंदे की तरफ देखते हुए दीपक चौंक कर बोला, अरे सर, आप कब आ गए? डॉक्टर शिंदे हैरानी से दीपक की ओर देखते हुए सोच में पड़ गए। अगर इसने मुझे देखा ही नहीं था तो ये बातें किसके साथ कर रहा था? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। दीपक ने हल्के से मुस्कुराते हुए लाश का चेहरा कपड़े से कस के बांध दिया। लाश उसी की थी जिससे दीपक अभी बात कर रहा था, और टेबल की दूसरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। डॉक्टर शिंदे हैरानी भरी नजरों से दीपक की ओर देखते हुए मन में बोले, सावंत साहब को बताना ही होगा। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम होने के कारण दिन भर आसमान काले घने बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। पिछले 3-4 दिन से बारिश इस तरह से कहर बरसा रही थी कि जैसे आसमान फट गया हो। शाम के 4 बज चुके थे।
आज पूरे दिन एक भी पोस्टमार्टम का केस ना आने की वजह से दीपक अपनी कैबिन में कुर्सी पर बैठा कल की गई लाशों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीरों की जांच कर रहा था कि तभी मोबाइल पर किसी का कॉल आया। जी बोलिए साहब। दीपक, पोस्टमार्टम का केस आया है। एक लड़की जो पागल हो गई थी। पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे फोन करना। सावंत साहब की बात सुनकर दीपक ने पूछा, मौत की वजह? शॉक ट्रीटमेंट? अरे नहीं, पर तुम्हें पोस्टमार्टम में पता चल ही जाएगा। और हाँ दीपक, शहर की सारी एम्बुलेंसेस कोरोना मरीजों के लिए लगाई हैं, इसलिए उस पागल खाने के नजदीक ही एक पुराना सरकारी अस्पताल है। कुछ देर में मेंटल हॉस्पिटल के लोग लाश को अस्पताल के पोस्टमार्टम कमरे में पहुंचा देंगे। ठीक है सर, पर उस अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा है ना? अरे दीपक, इस शहर का सबसे पुराना पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट वहीं है, इसलिए फिक्र मत करो। काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। रेनकोट पहनकर दीपक अपनी बाइक से पोस्टमार्टम करने के लिए निकल पड़ा। अभी भी काफी तेज बारिश हो रही थी। लॉकडाउन की वजह से रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। कोई आम इंसान सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर खड़े पुलिसकर्मी और सायरन बजाते तेजी से आने जाने वाली एम्बुलेंस, बस यही नजर आ रहा था। कुछ ही देर में सावंत साहब के बताए पते पर दीपक पहुंचा। अस्पताल की इमारत काफी पुरानी थी, पर कुछ मरीजों का अब भी इलाज किया जा रहा था। ऑफिशियल काम खत्म कर अपनी फाइल को रेनकोट में छिपाकर बारिश के पानी से बचाता वो अस्पताल के पीछे स्थित पोस्टमार्टम के कमरे की तरफ अकेले ही चलने लगा। बारिश का मौसम और कोरोना लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल के पीछे वाले उस पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में इंसान ना के बराबर ही थे। कच्ची सड़क के आसपास कमर तक उगी हरी घास, कुछ झाड़ियों के बीच जर्जर हुआ वो रंग उड़ा कमरा बाहर से ही काफी डरावना लग रहा था। शाम के 4:30 बजने के बावजूद काले घने बादलों से घिरा आसमान रात के अंधेरे जैसा महसूस हो रहा था। पोस्टमार्टम कमरे के बाहर रुकते हुए दीपक दाईं तरफ खड़े बरगद के पेड़ को कुछ सेकंड देखता रहा। बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाजा खोला, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और अपना रेनकोट वहीं पर लटका दिया। दीवार से सटी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोलकर पोस्टमार्टम के कपड़े चढ़ाए। हाथ पर ग्लव्स, चेहरे पर मास्क लगाकर उसने पोस्टमार्टम टेबल की ओर देखा। कुछ ही कदमों पर सफेद कपड़े से ढकी एक लाश टेबल के ऊपर रखी थी। अलमारी के पास का बटन शुरू करते ही पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर लटक रही ट्यूबलाइट ऑन हो गई। पुराने जर्जर हुए उस कमरे के भीतर नजर घुमाते दीपक उस लाश के नजदीक गया। टेबल के ऊपर रखे रिपोर्ट को उठाकर देखा। नाम सिमरन, उम्र 24 साल, पता। सारी जानकारी पढ़कर उसने लाश के चेहरे पर ढका हुआ सफेद कपड़ा हटाया। लाश एक युवा लड़की की थी। चेहरे पर अजीब सी थकान दिखाई दे रही थी। खुली आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल से पता चल रहा था कि वो काफी परेशान थी। नींद न आना या ऐसे ही किसी बात की वजह से उसने लाश के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। लड़की के शरीर पर मेंटल हॉस्पिटल के कपड़े थे, शर्ट और पैंट। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की पागल कैसे हो सकती है? कुछ तो वजह होगी। दीपक गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जैसे वह लाश से ही उसके पागल होने की वजह पूछ रहा हो। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक को पता था कि उसकी आत्मा यहीं कहीं है। वह जानना चाहता था कि उसके पागल होने की वजह क्या है। तभी उस लड़की के बालों से ढके हुए कान के पास कुछ हलचल हुई। कान के पास वाले काले बाल थोड़े हिलते हुए नजर आने लगे। दिल थाम कर दीपक गौर से उस जगह देखने लगा। सन्नाटा, बहुत ही डरावना, जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। इतना सन्नाटा कि दीपक को अपने दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। दीपक को थोड़ा अजीब लग रहा था। धीरे से अपना हाथ उस लड़की के कान के पास ले जाते हुए बालों को छुआ ही था कि तभी एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा उस लड़की के बालों से निकलकर एकदम दीपक के चेहरे पर छपटा। मधुमक्खी की गुनगुनाती तेज आवाज के साथ काफी देर से फैला हुआ अजीब सा सन्नाटा एक झटके में खत्म हो गया।
उस कीड़े को हटाने के लिए दीपक जद्दोजहद करने लगा, पर कुछ देर तक घूं घूं की आवाज करते हुए वह दीपक को परेशान करता है और कुछ ही सेकंड में वो कीड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। दोबारा एक गहरा सन्नाटा उस कमरे के भीतर कायम हो गया। दीपक ने हैरानी भरी नजरों से दोबारा पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाश की ओर देखा। कुछ तो अजीब है, कहते हुए उस लाश के बाल धीरे से कान के ऊपर से हटाए कि फिर उसे कहीं से वही घूं घूं इस तरह की हल्की सी आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे तेज होती वो आवाज कानों में गूंजने लगी। इतनी तेज आवाज कि दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए चारों ओर देखा, पर कुछ भी नहीं था और एकदम से आवाज आना बंद हो गई। नजरें घुमाते हुए उसने धीरे से अपने कानों पर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक जानलेवा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए दोबारा टेबल पर रखी लाश के नजदीक गया। लग रहा था कि वो लड़की अभी भी जीवित है और अभी उठकर बात करने लगेगी। तभी उसकी नजर शव के नाक पर गई। उसके नाक से वही कीड़ा रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दीपक ने पोस्टमार्टम के लिए रखा चिमटा उठाया, धीरे से कीड़े को पकड़ते हुए बाहर निकाल कर देखा। जैसे मधुमक्खी की तरह कोई जीव लग रहा था। और तभी एक और कीड़ा उसके नाक से बाहर रेंगता हुआ निकलने की कोशिश करने लगा। गहरे सन्नाटे में उस कीड़े की घूं घूं ऐसी हल्की आवाज उसके कानों में लगातार गूंजने लगी। हैरान होकर दीपक ने अपने एक हाथ से उस लड़की का मुंह खोला और बड़ी तेजी से उसके मुंह से मधुमक्खी की तरह दिखने वाले हजारों कीड़ों का एक बड़ा जत्था बाहर निकलकर कमरे में फैलने लगा। घूं 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 इस तरह की आवाज करते वो कीड़े दीपक के इर्द गिर्द मंडराने लगे। उस खिलौनी डरावनी आवाज से दीपक का सर मानो फट रहा था। दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर मंडराने वाली मधुमक्खियों को हटाते हुए दीपक ने पोस्टमार्टम के कमरे का दरवाजा खोला और सन्न रह गया, क्योंकि वहां पर एक भी कीड़ा या मधुमक्खी नहीं थी। सब बिल्कुल शांत था। दरवाजे के पास खड़े दीपक ने पोस्टमार्टम टेबल पर रखे उस लड़की के शव को देखा। अब उस शव के पास जाने में भी उसे डर लग रहा था। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी उस लाश की तरफ चलते हुए दीपक धीमी आवाज में बोला, कौन हो तुम और क्या चाहती हो? दीपक अब समझ चुका था कि यह किसी शैतानी आत्मा का काम है और वो इसी कमरे में कहीं पर मौजूद है। दरवाजा बंद करते हुए दीपक ने एक नजर लाश की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके वो थोड़ी देर शांत खड़ा मन में ही बोलने लगा, मैं जानता हूं कि तुम यहीं कहीं पर हो, पर यह नहीं जानता कि तुम चाहती क्या हो, और ये मैं जानकर ही रहूंगा। दीपक दिल थामकर हर बारीक से बारीक आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। उसके बदन को छूकर जाने वाले हवा के झोंके को महसूस करने की कोशिश करने लगा। आवाज आ रही थी, मगर हल्की सी बारिश की आवाज, पेड़ों के पत्तों के ऊपर टपकती बूंदों की आवाज। बाकी बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। तभी दीपक के कानों पर एक अजीब सी आवाज पड़ी। वो आवाज कमरे के भीतर फैले उस खौफनाक सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लग रही थी, जिस तरह से कोई पेड़ की सूखी लकड़ियां अपने हाथ से तोड़ रहा हो, वैसी आवाज। साथ ही दर्द से कराहने वाली लड़की की आवाज। दीपक ने झट से अपनी आंखें खोली और देखा तो पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर की वह ट्यूबलाइट चर 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 की आवाज करते हुए बंद होती, फिर शुरू होती। उजाले के साथ अंधेरा लुका छिपी खेल रहा था। उसने नीचे पोस्टमार्टम टेबल पर देखा, वह सन्न रह गया, क्योंकि अब लड़की की लाश पोस्टमार्टम टेबल पर नहीं थी। ये क्या हो रहा है? गहरे सन्नाटे में डरा सहमा दीपक एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। उसकी नजरें कमरे में चारों ओर लाश को ढूंढ रही थीं। लाइट बंद चालू होने के कारण कभी उजाला तो कुछ सेकंड अंधेरा उस कमरे में फैल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी पोस्टमार्टम टेबल
की दूसरी तरफ जमीन पर उस लड़की का सिर का हिस्सा दिखाई दिया। उसकी गर्दन दाईं तरफ दीपक की ओर ही मुड़ी हुई थी। हिम्मत जुटाकर दीपक धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उसे जमीन पर पड़ा उस लड़की का पूरा शरीर दिखाई दिया। उसके हाथ पैर किसी ने पूरी तरह से मरोड़ दिए थे। शरीर का हिस्सा बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ पूरी तरह से घूम गई थी। वह डरावना दृश्य देखकर दीपक सर से पांव तक सिहर गया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। शायद ये लड़की पागल नहीं बल्कि किसी शैतान के कब्जे में थी। मरने के बाद लड़की की आत्मा शरीर से मुक्त हो गई, पर उस शैतान ने अभी भी इसके शरीर को जकड़ रखा है। दीपक ने हिम्मत करके उस लड़की के शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाया और दोबारा उस टेबल पर रख दिया। पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर लगातार बंद शुरू होने वाली ट्यूब पर जोर से हाथ दे मारा और ट्यूब चालू हो गई। सर्जिकल ब्लेड उठाते हुए दीपक ने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुमने इस लड़की के शरीर पर अपना कब्जा कर रखा है और तुम्हारा पोस्टमार्टम हो जाए ये तुम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें फिर एक नई लड़की का शरीर ढूंढना होगा। पर मैं इस शरीर के साथ तुम्हारी आत्मा को भी मुक्त कर दूंगा। दीपक ने सर्जिकल ब्लेड उठाया और उस लड़की की आंखों में देखने लगा। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सर्जिकल ब्लेड को दो तीन बार गोल घुमाया। स्टेनलेस स्टील का वो तेज धार वाला ब्लेड ट्यूब की रोशनी में एकदम से चमक उठा। कुछ ही देर में दीपक ने उस लड़की की लाश को ब्लेड से पूरा खोल दिया, पर उसकी आंतों के भीतर कुछ रेंगने वाले कीड़े अभी भी जिंदा थे। ये देखकर एक पल के लिए दीपक भी सहम गया। लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अगर ये बात सावंत साहब को बताऊंगा तो वो यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारी मौत आज नहीं बल्कि 1 महीने पहले हो चुकी थी, जब इस आत्मा ने तुम्हारे शरीर को अपना घर बना दिया था। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम पूरा कर दिया। आखिर में उसकी खुली खोपड़ी ठीक करके टांके लगा दिए। पूरा शरीर सफेद कपड़े में लपेट दिया और चेहरा ढकने से पहले दोबारा उस लाश की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, इस शरीर के साथ साथ तुम्हारी शैतानी आत्मा को भी खत्म कर दूंगा। चलो तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और उस लाश का चेहरा ढकते हुए अच्छे से बांध दिया। पोस्टमार्टम के लिए इस्तेमाल किए गए खून से सने हथियार धोने के लिए दूसरे टेबल पर रख दिए। पहले सावंत साहब को इन्फॉर्म करता हूं, बाद में ये साफ करूंगा। कॉल करने के लिए उसने मोबाइल पॉकेट से बाहर निकाला ही था कि तभी दोबारा लाइट बंद शुरू होने लगी। उसने हाथों से ट्यूब को घुमाकर देखा, पर लाइट अब भी बंद चालू हो रही थी। अंधेरे के साथ उजाला लुका छिपी खेल रहा था। दीपक लाइट के बटन की ओर चलने लगा। सावंत साहब को फोन लगाया और मोबाइल कान से लगाकर बटन को बंद शुरू करके देखने लगा। लाइट अभी भी बंद शुरू हो रही थी। 3-4 रिंग के बाद सावंत साहब ने फोन उठाया। अरे दीपक, कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। माफ कीजिए सर, मोबाइल साइलेंट मोड पर था। ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक, मुझे डॉक्टर शिंदे ने बताया कि तुम सच में आत्माओं से बात करते हो। दीपक ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ शायद। सावंत साहब आगे कुछ बोलते कि तभी फोन कट हो गया। दीपक ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, पर शायद कवरेज नहीं था। तभी कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे से दोबारा वही डरावनी आवाज आने लगी। आवाज सूखी लकड़ियों की तरह इंसानी जिस्म की हड्डियां तोड़ने की आवाज। तभी दीपक के पीछे अंधेरे में उस पोस्टमार्टम टेबल पर सफेद कपड़े में लिपटी लाश में कुछ हलचल होने लगी। हैरानी भरी नजरों से उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी उस लाश के भीतर कुछ हलचल हो रही थी। उस लाश के ऊपर लपेटे सफेद कपड़े को चीरते हुए दोनों हाथ बाहर निकल रहे थे कि तभी लाइट बंद हो गई और उस सन्नाटे में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए सामने हो रही वो हलचल गौर से देखने लगा। तभी लाइट शुरू हो गई और दीपक ने देखा कि सफेद कपड़े से बाहर निकले सड़े हाथों के ऊपर का मांस हड्डियों के सहारे लटक रहा था। मरोड़ते हुए वो दोनों हाथ
अब लाश के चेहरे पर बंधे कपड़े पर घूमने लगे। वो नजारा दीपक के लिए दिल दहला देने वाला था। वो बिना आवाज किए एक एक कदम पीछे चलने लगा और फिर टेबल पर रखी लाश के गले सड़े हाथ चेहरे के ऊपर बंधे कपड़े को फाड़ने लगे। तभी टेबल के ऊपर की ट्यूब फट गई और पूरे कमरे में धुंधला सा अंधेरा छा गया। उस कमरे में फैले गहरे सन्नाटे में कपड़े को फाड़ने की आवाज गूंज उठी और फिर सब कुछ जैसे शांत हो गया। अपने कांपते हाथों से उसने मोबाइल का टॉर्च शुरू करते हुए रोशनी पोस्टमार्टम टेबल की तरफ डाली और डर के मारे उसकी धड़कन ही रुक गई। पोस्टमार्टम टेबल पर वो लाश नहीं थी, टेबल खाली था। आवाज आ रही थी तो किसी के घर घर करती सांसों की। अब वहां रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था, क्योंकि वो शैतानी आत्मा थी, मासूम लोगों को मारकर उनके शरीर पर कब्जा करने वाली शैतानी आत्मा। बाहर निकलने के लिए दीपक झट से दरवाजे की ओर मुड़ा। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि पोस्टमार्टम कमरे के बाहर खड़े बरगद के पेड़ की बड़ी सी टहनी टूटकर दरवाजे के सामने ही गिर गई। उसका बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो गया। अब वह चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकता था। उसने मोबाइल से सावंत साहब को फोन किया, पर अंधेरे में किसी ने उसका फोन झट से खींचते हुए दीवार पर दे मारा। दीपक अब पूरी तरह से बेबस था। रात होने लगी। दीपक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, पर अस्पताल के काफी पीछे बने हुए उस पोस्टमार्टम कमरे के आसपास कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी घसीटने की आवाज आने लगी। डरते हुए वह पीछे मुड़ा, पर अंधेरा होने के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। पर उसे पता था कि वह शैतानी आत्मा यहीं कहीं मौजूद है। डरी सहमी आवाज में उसने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? दीपक चारों ओर फैले अंधेरे में अपनी डरी सहमी नजरें घुमाते हुए देखने लगा। तभी एक खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी और साथ ही डरावनी आवाज से उसका दिल दहल गया। हजारों मधुमक्खियों का छत्ता उसके ऊपर छपट पड़ा और उस अंधेरे कमरे में घूं घूं इस तरह की आवाजें गूंजती रही। अगले दिन आंखें खोली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर था। ईसीजी मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। बाकी सब कुछ शांत था। ना कोई डरावनी आवाज, ना किसी की आहट। पास ही एक नर्स उसकी ग्लूकोज की बोतल देखकर बाहर चली गई। दीपक, अब कैसा लग रहा है? सावंत साहब उसके बेड के पास बैठे थे। सर, आप? दीपक का हाथ पकड़कर वे रोते हुए बोले, दीपक, मुझे डॉक्टर शिंदे ने बताया कि तुम सच में आत्माओं से बात करते हो। उसे पूरा यकीन था। वैसे मैं भूत प्रेत इन सब पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं यकीन करना ही नहीं चाहता। कुछ सालों पहले मेरी बेटी के शरीर पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया। हमने कई साइकाट्रिस्ट को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ने लगा। रात भर जागती रहती। अगर नींद आती तो जोर जोर से चीखते हुए उठती। घर में रेंगने वाले कॉकरोच, जमीन पर पेड़ों पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों, मक्खियों को वो बेझिझक खा जाती। फिर उसे पागल खाने में दाखिल करना पड़ा। वहां एक दूसरी पागल महिला पर हमला करके उसके हाथ का मांस नोच लिया था, पर 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला उसकी मौत 1 महीने पहले ही हो गई थी। जिस कमरे में तुम थे वहीं उसका पोस्टमार्टम हुआ था। वहां काम करने वाले लोग कहते हैं कि सिमरन के पोस्टमार्टम के बाद उस जगह अजीब सी घटनाएं होने लगी। तब से वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोलकर वहां भेजा था, क्योंकि तुम आत्माओं से बात करते हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सालों पहले मर चुकी मेरी बेटी की आत्मा क्या मुक्त हो गई है? क्या वो शैतानी आत्मा अब भी वहीं पर है? दीपक ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद वह गुस्से में था। हताश होकर सावंत साहब चले गए और दीपक अकेला कमरे में बेड पर लेटे हुए छत पर घूमने वाले पंखे की तरफ देखने लगा। बिल्कुल शांत शांत लग रहा था। अपनी आंखें बंद कर वो शांति से पड़ा रहा।
पर तभी दोबारा मधुमक्खी की हल्की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। डर के मारे उसने झट से आंखें खोली। सच में एक मधुमक्खी उसके चेहरे के सामने मंडराती हुई उसके हाथ पर बैठ गई। कुछ सेकंड दीपक की डरी सहमी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। अगले ही पल उसे झट से पकड़कर उसने उसे गौर से देखा और धीरे से अपने मुंह में डाल दिया।